अ, विवेक देश पांडे सर, मैं आपके पास आता हूँ सीधे सीधे। सर, चाचा भतीजे की जिस पॉलिटिक्स की बात ब्रजेश जी अभी कर रहे थे, क्या ये जो पॉलिटिक्स है वो महाराष्ट्र का एक तरीके से मजाक नहीं बना रही है अब धीरे धीरे, कि बार बार आप जब चाहिए तब मिल लीजिए, जब चाहिए तब इंडिया के साथ बैठ जाइए, जब चाहिए तब कांग्रेस के साथ बैठे रहिए, कभी उद्धव वाला साहब ठाकरे के वाले गुट में जाकर के बैठ जाइए। तो ये क्या सीन है सर? कहीं ये सियासत जो है महाराष्ट्र में मजाक उड़ाने जैसी बात नहीं हो रही है अब धीरे धीरे? जी राम प्रकाश जी, सही बात है। यहाँ पर इतना कंफ्यूजन है, मतलब लगातार जिस तरह के संकेत शरद पवार की तरफ से मिल रहे हैं। मैं अजीत पवार की बात नहीं करूँगा। अजीत पवार तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मतलब उनके तरफ से कोई मुझे लगता नहीं कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन शरद पवार जिस तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं वो बहुत अपने आप में कंफ्यूजिंग है, और उसके ऊपर सामना ने एडिटोरियल भी लिखा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पष्ट रूप से शिवसेना ने ये पूछा है कि भाई ये सब क्या है, आप अगर ये करते रहेंगे तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जो वोटर है उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। तो जो एक एमवीए की शक्ति बनी है महाराष्ट्र में, तीनों पार्टियां एकत्र आने के बाद, जो एक जिसको अंग्रेजी में फोर्स टू रेकन विद कहते हैं, तो उसके जो सपोर्टर्स है एमवीए के, उनके मनों में इस तरह का एक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाए कि भाई सच क्या है, मतलब क्या सचमुच एनसीपी में फूट पड़ी है या फिर दोनों एक है, क्या प्लान है, क्या अजीत पवार वापस शरद पवार के पास जाने की पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में, या फिर शरद पवार अजीत पवार के साथ में है, क्या शरद पवार बीजेपी के साथ में है। तो इस तरह की जो एक असमंजस की स्थिति जो बनी है, उस असमंजस को कम करने के बजाय शरद पवार उस असमंजस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनकी ये जो मीटिंग्स है, अभी तक लगातार मेरे ख्याल से 4 मीटिंग्स हो चुकी है। 2 महीने में 4 मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि भई हम एक फैमिली के हैं, मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर है, तो मिलने आए तो क्या हुआ? ये सब ठीक है, लेकिन इतने फ्रीक्वेंटली, इतने बार-बार जब आप मिलेंगे, तो संदेश यही जाएगा कि कहीं न कहीं कुछ पक रहा है, और क्या पक रहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो फिर अगर लोग एमबीए को वोट करना चाहते हैं, तो एमबीए को वोट देने वाले जो लोग हैं जिन्होंने मन बनाया है, वो क्या सोचेंगे? मतलब वो आपकी जो आपसी राजनीति है, उस राजनीति को आप खेल रहे हैं, लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि वोटर क्या सोचेगा? शायद आप सोच रहे हैं। मतलब हम अगर सोच सकते हैं तो शरद पवार और अजित पवार तो बिल्कुल सोच रहे होंगे। तो क्या गेम प्लान है? तो ये गेम प्लान थोड़ा सा हम लोगों की समझ से आज बाहर है। लेकिन अगर पुराना रिकॉर्ड शरद पवार का हम देखें, तो हम जी। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो खुद होकर कभी बीजेपी के गुट में नहीं गए हैं। वो बीजे अपने साथ में बीजेपी को ले सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी उनको अपने साथ लेना चाहे, तो शरद पवार उस दिशा में शरद पवार का प्रवास नहीं हो सकता। अगर वो सेंटर स्टेज में है शरद पवार, और बीजेपी उनके साथ में होना चाहे, तो वो बीजेपी को साथ में ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी जी। सत्ता केंद्र में है और शरद पवार को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो शरद पवार वो नहीं करेंगे। हुआ ये है कि पिछले कुछ एक साल से, 1-2 साल से जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी है, उसमें शरद पवार को ये जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह के दबाव तंत्र का उपयोग बीजेपी की तरफ से हो रहा है, शरद पवार का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने आप में बहुत पर्याप्त नहीं साबित हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो एम्बिवेलेंट वाली स्थिति में, दोनों तरफ मैं हूँ, इस तरह का पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये सब उसी का एक नतीजा है। वो बीजेपी को भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल देना चाहते हैं, और एमवीए को भी ये जताना चाहते कि मैं आपके साथ हूँ, और वो कहते भी है। कल भी उन्होंने कहा। अब 4 घंटे की मीटिंग किस लिए हुई? 4 घंटे की मीटिंग किसको कहते हैं? आप अगर आपको अगर चाचा भतीजा के रूप में मिलना है, तो आप फोन पर भी बात कर सकते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल्स होते हैं। क्या प्रॉब्लम है? टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी बढ़ गई है आगे, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल से आप पैर भी छू सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप प्रत्यक्ष मिलते हैं, फिजिकल मीटिंग आपकी होती है, इसका संदेश कुछ अलग ही जाता है ना। और ये आप समझते नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहते कि इस तरह का कोई संदेश जाए, इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो, ऐसा अगर कोई समझे, तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। आप शिवसेना को दोष नहीं दे सकते कि अगर वो ये कह रही है कि भाई आपके बर्ताव से जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो कुल मिलाकर
शरद पवार, मुझे आज भी ये लगता है कि शरद पवार का ये डिफेंस मैकेनिज्म है, वो अपने आप को इलेक्शन कम से कम 2024 के इलेक्शन तक सेफ रखना चाहते हैं, और अजीत पवार भी अपने आप को 2024 के इलेक्शन तक सेफ रखना चाहते हैं। फूट पड़ने के बाद आज भी हमें पता नहीं कि शरद पवार के साथ में एग्जैक्टली कितने लोग हैं, इसका हेड काउंट अभी तक नहीं हुआ है, और क्या वो उधर है या फिर इधर है ये भी नहीं पता। शरद पवार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, या आपने मतलब आप निष्कासित कर दिया पार्टी से, जो भी है, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है अजीत पवार गुट के खिलाफ, वो नहीं हो रही है। डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। तो विवेक सर, मैं दोनों मिलजुल कर ही चल रहे हैं। इस तरह का पिक्चर वो जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ताकि दोनों तरफ, बीजेपी और अपोजिशन, दोनों तरफ एक एम्बिवेलेंस उनका नजर आए। ये मुझे लगता है स्ट्रेटेजी है शरद पवार की और अजीत पवार की, दोनों की मिलाकर। जी, विवेक देशपांडे सर, मैं आपके पास आता हूं। आप अभी बीजेपी को लेकर के आपने चर्चा की थी। सर, सामना ने जो लिखा है, सामना ने भी साफ तौर पर ये लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार अजीत पवार को भेज रही है शरद पवार के पास मुलाकात करने के लिए। भाई, बीजेपी जब कुछ नहीं बोल रही है, इसी का शायद इसको ही हवाला देकर के उन्होंने लिखा हो, लेकिन सामना ने जब ये चीज लिख दी है कि भाजपा बार बार अजीत पवार को भेज रही है। सर, एक चीज मैं समझना ये चाहता हूं कि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात हो रही है। शरद पवार कहते हैं कि भाई हमको अपने भतीजे से मिलने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए हम भतीजे से मिल लेते हैं। राजनीतिक बातचीत कोई आती नहीं है, टिप्पणी कोई होती नहीं है, मीडिया में बयानबाजी कोई होती नहीं है। अब कारण उसके जो भी हों, भाई अगले साल चुनाव है, राज्य का चुनाव है, तो इन सबको लेकर के सिनेरियोज अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में आखिर इस चीज की संभावना क्यों जताई जाए कि भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को भेज रही है? भाजपा का इससे क्या फायदा होगा? बल्कि अगर देखा जाए तो जब ये मैसेज जनता तक जाए कि भाजपा बार बार भेज रही है अजीत पवार को, तो कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर होगी राज्य में। जी एब्सोल्युटली, मतलब ऐसा है कि भाजपा जो अगर उनको बार बार भेज रही है, अगर ये सच है, हमें पता नहीं क्या इस तरह से कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि भाजपा की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है। वो जो अंडरस्कोर करती है वो बात ये है कि भाई कहीं ना कहीं भाजपा ये चाहती है कि वो बार बार मिले, या वो उनको भेजती है, या फिर वो चाहती है कि वो बार बार मिले। दो में से कुछ एक सच है। लेकिन अगर वो भेजते भी है, अगर ये मान ले कि अजीत पवार को भाजपा भी भेज रही है शरद पवार के पास, आप मिलते रहिए उनसे, तो उससे स्पष्ट ये होता है कि भाई अजीत पवार और शरद पवार के दो खेमे अगर महाराष्ट्र में बने रहे, तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए सिंपथी बनी थी शिवसेना में दो फाल होने के बाद, उसी तरह से ये सारी जो एनसीपी की जो सिंपथी है वो पूरी शरद पवार के साथ रहेगी। और अजीत पवार जो है, अंततः अजीत पवार के साथ बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब वो जितने भी उनके एमएलए है उतने बीजेपी के साथ आएंगे, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा जो वोटर बेस है वो शरद पवार की तरफ ही रहेगा। मतलब 90% उनके तरफ अगर रहेगा, तो फिर अजीत पवार के और उनके 10 साथी लेकर आप करेंगे क्या? ये सिर्फ 10-15 लोग लेकर आप करेंगे क्या? ये एक सवाल है। तो वो बीजेपी अगर ये चाह रही है कि शरद पवार भी उनके साथ आ जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसीलिए बार बार शायद शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही होगी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे शशि जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को बार बार कहता हूँ कि ये सिर्फ टाइम बाइंग जिसको कहते हैं, वक्त को निकालना किसी भी तरह से 2024 तक, मैंने पहले राउंड में भी ये कहा, 2024 तक ये अनसर्टेनिटी जो है बनी रहेगी। और 2024 में शरद पवार ये देखेंगे कि पलड़ा किस तरफ झुक रहा है। अगर पलड़ा बीजेपी के अगेंस्ट झुक रहा है, और अजीत पवार भी देखेंगे। जब शुरू में ये सब फूट होने की जब बात चल रही थी, तो मैंने उस समय भी बताया था कि मुझे जो मेरे सूत्रों ने बताया कि ये सारे लोग कह रहे थे कि भाई जेल में जाने से अच्छा है हम बीजेपी के साथ चले जाए। शरद पवार ने इनसे ये कहा कि आप पॉलिटिक्स में संघर्ष करना पड़ता है, जेल में जाने की तैयारी रखनी पड़ती है। आप नहीं जाना चाहते हो, बेशक आप चले जाइए बीजेपी के साथ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। इस तरह से एक सीधी सीधी बात उस समय हुई थी। तो हो सकता है 2024 के इलेक्शन से पहले शरद पवार और अजीत पवार दोनों वक्त का इंतजार कर रहे हैं। 2024 में किस तरह का एक संकेत मिलता है, उस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें से कौन सा संकेत मिलता है। अगर बीजेपी वीक
हुई है केंद्र में, इस तरह का संकेत आता है तो अजित पवार शरद पवार की तरफ चले जाएंगे, अजित पवार शरद पवार एक हो जाएंगे, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा इन मीटिंग्स का मुझे कोई अर्थ नहीं समझ में आता। राम प्रसाद। जी